नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आज आपको एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में हम पीछे का जो वीडियो देख करके आए थे, उसमें हमने नादिर शाह की भारत पर अटैक को देखा था कि नादिर शाह ने भारत पर किस तरह से अटैक किया, किस तरह से उसने दिल्ली को लूटा और दिल्ली में कत्लेआम करवाया। उस समय जो मुगल बादशाह अहमद मोहम्मद शाह थे, वो पराजित होते हैं, सरेंडर कर देते हैं। वो इतना परेशान हो जाते हैं उस कत्लेआम से कि उन्हें अपने संपूर्ण संपत्ति खजाने की चाबी नादिर शाह को सौंपनी पड़ती है और नादिर शाह उस खजाने को लूट करके चला जाता है, जिसमें नादिर शाह ने तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। इस नादिर शाह का ही एक उत्तराधिकारी है जिसको लेकर के आज हमारी क्लास होगी और उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद खान नाम था, अब्दाली कबीला का होने की वजह से इसका नाम अहमद शाह अब्दाली। इसके और भी नाम है, दुर्रे दुर्रानी, युग का मोती आदि इसकी उपमा है, लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है वो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण। तो कौन था अहमद शाह अब्दाली? छोटा सा परिचय देखते हैं इसका। अहमद शाह अब्दाली का जन्म 1722 में हेरात में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का जन्म 1722 हेरात में हुआ था, यानी कि हेरात में इसकी पैदाइश थी। इसके माता पिता अफगानिस्तान के कबीले में कार्यरत थे, मतलब इसके जो पिता थे अफगानिस्तान के कबीले में कार्य करते थे सेना के पद पर। और जब उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के संपर्क में आता है और अहमद शाह अब्दाली की सैनिक कौशल से प्रभावित होकर के नादिर शाह इसे अब्दाली कबीले या अब्दाली रेजिमेंट का हेड बना देते हैं। इसीलिए इसका नाम अहमद शाह अब्दाली पड़ जाता है। अहमद खान का नाम अहमद शाह अब्दाली हो गया। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद में यह नादिर शाह के संपर्क में आया और नादिर शाह इसके सैनिक कौशल से प्रभावित होकर के इसे अब्दाली रेजिमेंट का हेड बना देते हैं और इसी पद पर रहकर अहमद शाह अब्दाली कार्य करता है। जब नादिर शाह ने 1739 में भारत में अटैक किया था, दिल्ली पर अटैक किया था, तो अहमद शाह अब्दाली भी उस आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी हम बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों को लेकर के। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 से लेकर के 1761 1748 से लेकर के 1767 तक भारत पे कुल 7 बार आक्रमण किया। जी हाँ, 1748 से लेकर के 1767 तक भारत पर कुल 7 बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। जहां नादिर शाह का आक्रमण हुआ, लूट संपत्ति प्राप्त हुई, वो चला गया इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो अहमद शाह अब्दाली भी भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना नहीं चाहता था, उसे भी बस लूट खसोट करनी थी। इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया और वो पंजाब के रास्ते से भारत पर एंटर होता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि वो 7 आक्रमण कौन कौन से थे और कब कब हुए और किस किस के विरुद्ध हुए और किस किस में अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त होती है। अभी हम देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी तो है, लेकिन नादिर शाह का पुत्र या उसका कोई भतीजा या उसके संबंधी कुछ नहीं है। ठीक है, नादिर शाह ने पहले ही ये तय कर लिया था कि मेरे बाद, नादिर शाह पर्शिया का शासक था, तो पहले ये तय कर लिया था कि मेरे बाद कौन मेरे द्वारा जो एम्पायर खड़ा किया गया उसका शासक या उत्तराधिकारी बनेगा। तो नादिर शाह ने अपने पुत्र को छोड़ करके अहमद शाह अब्दाली को चुना। जी हाँ, क्योंकि नादिर शाह जानता था कि अहमद शाह अब्दाली आगे जाकर के अच्छा कार्य कर सकता है और वही इस एम्पायर को बना करके रख सकता है। इसीलिए नादिर शाह ने अपने पुत्र के स्थान पर अहमद शाह अब्दाली को चुनता है। और ऐसा एक कहते हैं कि जब नादिर शाह ने दरबार में अहमद शाह अब्दाली को घाव दिया, खंजर से घाव दिया नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को, अब्दाली ने पूछा कि महाराज बादशाह जी, ये घाव किस लिए दिया आपने? तो बादशाह कहता है कि घाव तुम्हें याद दिलाएगा मुझे मुझे यानी कि नादिर शाह को याद दिलाएगा। जब तक तुम बादशाह या शासक बनोगे तो ये घाव तुम्हें याद दिलाएगा। तो वो घाव इसलिए दिया गया था कि आगे जाकर के बादशाह तुम्हें बनना है। किसे बनना है? अहमद शाह अब्दाली को। तो नादिर शाह ने अपना उत्तराधिकारी चुना। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बादशाह बने, कौन शासक बने, कौन शाह बने इस नादिर शाह के एम्पायर का, तो बहुत सारे
जो उत्तराधिकारी है वो सामने फ्रंट में आते हैं, लेकिन नादिर शाह ने अपना उत्तराधिकारी पहले से ही अहमद शाह अब्दाली को चुन रखा था, जो अफगान कबीले का था। ठीक है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का, अफगान कबीले का था। तो ऐसे में अफगानियों ने सपोर्ट किया अहमद शाह अब्दाली का, और अफगानियों के सपोर्ट नादिर शाह के मंत्रियों की बदौलत अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान का अगला शासक बन जाता है 1747 में। ठीक है, 1747 में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बन जाता है। ठीक है, अब अब्दाली शासक तो बन गया, ठीक है, अफगानिस्तान का हेड हो गया, शासक बन गया, बादशाह बन गया। अब अहमद शाह अब्दाली भी, उस समय अफगानिस्तान बहुत सारे कबीलों में बटा हुआ था, कबीलाई सत्ता थी, क्योंकि नादिर शाह ने कबीलों में अपने साम्राज्य को बांट रखा था। तो ऐसे में अहमद शाह अब्दाली के कबीले के जो अधिकारी हैं वो विद्रोह ना कर दे, तो उस विद्रोह के ना होने की वजह से अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम संपूर्ण अफगानिस्तान को एक करना चाहा, एक सूत्र में बांधना चाहा, तो सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहा। तो प्रारंभिक समय में अहमद शाह अब्दाली ने बहुत जल्दी ही अपनी कूटनीति और रणनीति के माध्यम से अफगानिस्तान में सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया, यानी कि अब एक ही हेड है, सब उसी के अंडर में होगा, और वो कौन है? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो पर्शिया का शासक जो नादिर शाह था, उसकी सीमा पेशावर तक जाती थी। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर के आसपास वाला क्षेत्र, पेशावर तक सीमा जाती थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया, और इसी साम्राज्य को बढ़ाने के चलते हुए अहमद शाह अब्दाली अब 1748 में, जी हाँ, 1748 में भारत पर पहला अटैक करेंगे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया। ये उनका फर्स्ट आक्रमण था, किंतु इसमें उनको असफलता मिली। अहमद शाह अब्दाली अपने भारत के पहले आक्रमण में पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली पुनः 1749 में पंजाब पर आक्रमण करते हैं, और अब की बार उन्हें सफलता मिलती है। यहाँ पंजाब के गवर्नर को वो पराजित कर देते हैं, और तो उनका दूसरा आक्रमण 1749 पंजाब, यहाँ पर वो सफल होते हैं। इसके बाद अहमद शाह ने 1752 में आक्रमण करके पंजाब और आसपास के क्षेत्र को विजय कर लिया। इस समय जो मुगल बादशाह है उनसे, तो इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रहेंगे, जो नादिर शाह के समय थे। तो मोहम्मद शाह से इन्होंने पंजाब और पंजाब के आसपास के क्षेत्र को विजय कर लिया और इस पर अधिकार कर लिया। पहले आक्रमण करके संपत्ति लूट करके जा रहे थे, जो अहमद शाह अब्दाली का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब उस आक्रमण के साथ साथ उन्होंने इस पंजाब और आसपास के क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब उनकी सीमा दिल्ली यानी कि मुगल सत्ता या मुगल साम्राज्य से प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करने लग जाती है। इसके बाद नादिर शाह का जो चौथा अटैक होता है वो 1756-57 में होता है। ठीक है, दिसंबर 1756 जनवरी 1757 के मध्य अहमद शाह अब्दाली का चौथा अटैक हुआ और दिल्ली, मथुरा, आगरा, इन प्रदेशों में अहमद शाह अब्दाली ने जमकर के लूट मचाई। जिस तरह से नादिर शाह ने लूटपाट की, उसी तरह से अहमद शाह अब्दाली ने भी इन प्रदेशों को जमकर के लूटा। और इस लूट को रोकने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने ऑफर दिया मुगल बादशाह को, हमें 2 करोड़ रुपए दे दीजिए और आपकी पुत्री, जिसका विवाह मैं अपने पुत्र से करना चाहता हूं, वो दे दीजिए। उस समय मुगल बादशाह के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। वो कहते हैं कि मैं 14 लाख रुपए हीरे जवाहरात वगैरह ही आपको देने को तैयार हूं, लेकिन संपत्ति खजाना मेरा खाली हो चुका है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली लूट में बहुत सारी धन संपत्ति लेकर के चला जाता है। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली की प्रारंभिक 4 आक्रमण थे, जिसमें पहला 1748 पंजाब, जिसमें वह असफल हुए। 49 में पंजाब के गवर्नर को पराजित किया। 52 में पंजाब और आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया मोहम्मद शाह से। इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह है। ठीक है, 57 में दिल्ली, मथुरा, आगरा वाले क्षेत्र पर अधिकार जमकर की लूटपाट की और यहां चले गए। अच्छा, इस समय जो मुगल बादशाह होते हैं वो होते हैं आलमगीर सेकंड। तो इस समय आलमगीर सेकंड मुगल बादशाह है।
ठीक है। तो अब काफी ज्यादा पावरफुल था अहमद शाह अब्दाली और काफी ज्यादा प्रभाव जमा दिया था मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय पर। तो ऐसे में जब अब वापस जा रहा था अहमद शाह अब्दाली, तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद थे जिन पर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा नियुक्ति ने, जब दिल्ली मथुरा आगरा वाले क्षेत्रों को लूटने के बाद में जब वापस जा रहा था, इस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। तो ऐसे में अहमद शाह अब्दाली कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है मीर बख्शी के पद पर नजीबुद्दौला, मैं यहां लिख रहा हूं, मीर बख्शी के पद पर अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो मुगल सत्ता का जो महत्वपूर्ण पद था मीर बख्शी, उस पर नजीमुद्दौला को नियुक्त किया। और एक महत्वपूर्ण पद है जिसका नाम है वजीर। ठीक है, मुगल काल में एक महत्वपूर्ण पद था वजीर, और वजीर के पद पर उसने इमादुल मुल्क को नियुक्त किया। ठीक है, तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली मीर बख्शी के पद पर नजीमुद्दौला और वजीर के पद पर इमादुल मुल्क को नियुक्त करके पुनः अफगानिस्तान लौट जाता है। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली की प्रारंभिक 4 आक्रमण 1748 पंजाब, 1749 पंजाब, 1752 पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार मुगल बादशाह से पूर्ण रूप से छीन करके उन्हें अफगानी साम्राज्य मिला लिया। और 1756-57 में वह दिल्ली, आगरा, मथुरा के क्षेत्र पर आक्रमण करता है और इन 2 पदों पर वो अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त करके लौट जाता है ताकि दिल्ली या मुगल सत्ता पर उसका प्रभाव बना रहे। ऐसे में इस समय जो शक्ति उभर रही है दक्षिण भारत के अंदर, वो मराठे थे। मराठों ने देखा कि दिल्ली पर तो स्वराज्य का अधिकार था, मतलब वो शिवाजी के स्वराज के सपने को पूरा करना चाहते थे, लेकिन पुनः यहाँ पर विदेशी आ चुके हैं। तो मराठे नहीं चाहते थे कि अब्दाली का रोल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मराठे चाहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जो क्षेत्र मुगल बादशाह से छीना है वो क्षेत्र ने पुनः दिला दिया जाए और मराठों का प्रभाव दिल्ली सल्तनत या मुगल सत्ता पर बना रहे। तो मराठे काफी पावरफुल थे दक्षिण भारत के अंदर। अब मराठे नहीं चाहते कि अहमद शाह अब्दाली का प्रभाव और बढ़े भारत में, और मराठे अपना प्रभाव अब पंजाब और पंजाब से आगे अफगानिस्तान तक लेना चाहते थे। तो ऐसे में 1758 में मराठों ने पंजाब पर अटैक कर दिया, उस पंजाब पर जो अभी अब्दाली के अधिकार में है। ऐसे में 1758 में मराठों ने पंजाब पर अटैक कर दिया और जो नजीबुद्दौला था, नजीबुद्दौला जिसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था, मराठों ने इसे पंजाब से भगा दिया और मराठों ने पंजाब को जमकर के लूटा। ठीक है, लूटा इसलिए क्योंकि पंजाब अभी अब्दाली के अधिकार में है, अब्दाली के क्षेत्र में आता है। तो मराठों ने पंजाब से नजीमुद्दौला को भगा दिया और पंजाब को जमकर के लूटा। यही बात अहमद शाह अब्दाली को अच्छी नहीं लगी। अहमद शाह अब्दाली को लगा कि अब मराठे जब पंजाब तक आ चुके हैं तो वो अफगानिस्तान पर भी आना चाहेंगे, और अफगानिस्तान पे आना चाहेंगे तो अब्दाली सत्ता या दुरानी सत्ता, जो उनकी दुरानी साम्राज्य है, अब्दाली के साम्राज्य को दुरानी साम्राज्य कहा गया है, वो चला जाएगा या खतरे में आ जाएगा। इसीलिए अब्दाली ने अब 5वें आक्रमण की तैयारी की और वह आक्रमण अब मराठों पर करना चाहते थे। और महत्वपूर्ण युद्ध होगा 1761 में, और उस युद्ध का नाम है पानीपत का तीसरा युद्ध। अब तीसरा क्यों है ये भी आप जानते हो। इतिहास में इससे पहले पानीपत के 2 महत्वपूर्ण युद्ध हो चुके हैं। एक युद्ध हुआ था 1526 में, एक युद्ध हुआ था 1556 में। 1526 में जो युद्ध हुआ वह युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है और मुगल सत्ता की स्थापना करता है। दूसरा युद्ध 1556 में। आज का मेरा क्वेश्चन आपके लिए यही है कि 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध कौन सा था, किन 2 शक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस युद्ध को कौन जीता, और जीतने के बाद में दिल्ली की सत्ता में या मुगल सत्ता में क्या परिवर्तन आया, महत्वपूर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए आज का, जो मुझे आप प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में चाहिए कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। वापस आते हैं पॉइंट पे, हम बात करेंगे पानीपत का थर्ड युद्ध। तो मराठे देख रहे थे कि अब्दाली का प्रभाव बढ़ रहा है, अब्दाली देख रहे हैं कि मराठों का प्रभाव बढ़ रहा है, दोनों में संघर्ष। मुगल इस समय न्यूट्रल है, मुगलों का कोई रोल नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जैसे तैसे करके मुगल सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की सत्ता चला रहे थे, जो भी उनसे छिन जाती है 1858 में। तो मुगलों का कोई योगदान नहीं रहता।
मुगल इस समय न्यूट्रल है, उनका कोई लेना देना नहीं है, बस वो नाम मात्र की दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार करके बैठे। तो ऐसे में मराठा और अब्दाली के मध्य संघर्ष। अब्दाली का इस युद्ध का उद्देश्य मराठों को सबक सिखाना था, और मराठों का इस युद्ध का उद्देश्य था दिल्ली के आगे तक मराठा शक्ति का प्रचार करना, ठीक है, या मराठा शक्ति की स्थापना करना। तो 1761 का युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य हुआ। इस समय जो मराठा पेशवा रहेंगे वो रहेंगे बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव के बाद में पेशवा बनते हैं, बाजीराव जिसने 40 युद्ध लड़े, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव, मस्तानी वाले बाजीराव के बाद में यह पेशवा बनेंगे बालाजी बाजीराव। इनका समय रहेगा 1740 से लेकर के 1761 तक। तो बालाजी बाजीराव इस समय मराठों के पेशवा है। पेशवा इस समय महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि जो छत्रपति है वो नाम मात्र के रहते हैं, तो पेशवा महत्वपूर्ण पद है। लेकिन बालाजी बाजीराव ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया प्रत्यक्ष रूप से। बालाजी बाजीराव ने इस युद्ध में अपने भतीजे, ठीक है, अपने भतीजे जिसका नाम है सदाशिव राव, और अपने नाबालिग पुत्र विश्वास राव को इस युद्ध में भेजा। और भी बहुत सारे मराठा सरदार होलकर वगैरह गए थे। तो जो सदाशिव राव है वो भी काफी पावरफुल है, मराठों की शक्ति बहुत पावरफुल है, मराठों की सेना बहुत ज्यादा है, मराठे इस समय बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं, आसपास के सभी क्षेत्रों को चुनौती दे चुके हैं, वो दो महत्वपूर्ण कर ले रहे हैं, सरदेशमुखी और चौथ। तो ऐसे में मराठों अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सदाशिव राव और विश्वास राव, जो बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं और इनके भतीजे हैं, दोनों को इस युद्ध में भेजते हैं अब्दाली के विरुद्ध। जहां अब्दाली के पास अत्यधिक सेना नहीं थी, इतनी सेना नहीं थी अकॉर्डिंग टू बालाजी बाजीराव के, यानी कि पेशवा। तो पेशवाओं के पास या मराठों के पास ज्यादा सेना है, इनके पास कम सेना है। लेकिन पेशवाओं की सेना में सेना के साथ साथ सिविलियंस भी है। तो मराठे अपने साथ में जब वो बड़े अभियान पर जाते थे तो मराठे अपने साथ अपने परिवार के लोगों को भी लेके जाया करते थे। तो इस वजह से उनकी जो सेना थी या लोग थे वो काफी ज्यादा थे संख्या में, लेकिन सिविलियंस ज्यादा थे, सेना कम थी। ऐसे में अब्दाली के पास सिर्फ सिविलियंस थे और वो सब उसके युद्ध अभियानों पर उसके साथ रहा करते थे। तो मराठों के मध्य और अब्दाली के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्ध होने वाला है, जिसका नाम है पानीपत का थर्ड युद्ध। ये पानीपत के मैदान में होता है। इसी मैदान में होने का कारण ये था कि भारत में एंटर होने का यही एक महत्वपूर्ण रास्ता था, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अब्दाली की सेना ने सदाशिव राव, विश्वास राव और मराठों सरदारों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। दोपहर के समय तक, ऐसा कहें जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब से लेकर के दोपहर के समय तक युद्ध मराठों के पक्ष में था। बाद में यह युद्ध अब्दाली के पक्ष में आ जाता है। रीजन क्या था? इसकी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन इतिहास में हर एक चीज पॉइंट बन जाती है, तो कुछ रीजन मैं बताता हूं क्या रीजन थे। तो अब्दाली की सेना में अब्दाली के जो महत्वपूर्ण लोग थे जो उसके अभियान में उसके साथ थे, लेकिन मराठों का यहाँ पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया। ना सिखों ने साथ दिया, ना राजपूतों ने साथ दिया, ना अन्य नवाब इन्होंने साथ दिया, क्योंकि मराठों ने सभी को परेशान किया था, सभी से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था, जिससे भारत का बहुत बड़ा पक्ष उनसे नाराज था और उन्होंने इसका युद्ध में साथ नहीं दिया। तो यहाँ मराठे अकेले लड़ रहे हैं, किंतु इसके अपोजिट अब्दाली का भारतीय लोगों ने साथ दिया था, जिसमें अवध के नवाब वगैरह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। बात करेंगे पानीपत की थर्ड युद्ध की जब हम मराठे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अब्दाली को लेकर के, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? जब सदाशिव राव युद्ध लड़ रहे थे हाथी पर बैठ करके, तो उन्होंने देखा कि युद्ध के मैदान में उन्हें उनका पुत्र नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर भी पुत्र नजर नहीं आ रहा। वो अपने हाथी से उतर जाते हैं पुत्र को ढूंढने के लिए। जब वो हाथी से उतर गए तो सेना ने देखा, मराठा सेना ने देखा कि ये क्या, हमारा तो जो नेतृत्व करता है वो बैठा ही नहीं है सिंहासन पर, हाथी पर बैठा ही नहीं है, नेतृत्व नहीं कर रहा। और ये आपको पता है कि जब नेतृत्व करता अपने सैनिकों को नजर नहीं आता है तो सैनिक समझते हैं कि वो मारा गया, युद्ध को जीतने का अब कोई चांस उन्हें नजर नहीं आता और सेना तितर बितर हो जाती है, सरेंडर कर देती है। तो एक ये भी कारण रहा और बहुत सारे कारण थे। तो ऐसे में अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया, अब्दाली विजय हुआ। पानीपत के तत्युद्ध में मराठे बुरी तरीके से पराजित हुए, मरने वालों की संख्या लगभग 90,000 के पार थी। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में ऐसा कोई घर नहीं बचा महाराष्ट्र में जहां पर किसी की
मरने की खबर ना पहुंची या कोई वहां से कोई मरा नहीं हो, कईयों के तो पूरे की पूरे परिवार ही इस युद्ध में स्वाह हो गए थे। तो इस युद्ध से ना तो अब्दाली को प्रॉफिट होता है, ना ही मराठों को प्रॉफिट होता है। इस युद्ध का सारा प्रॉफिट भारत में, ये युद्ध तय करता है कि भारत में अधिकार कौन करेगा, और इस युद्ध का सारा प्रॉफिट या सारा लाभ जिसे होता है वो होते हैं अंग्रेज। जी हाँ, अंग्रेजों को सारा प्रॉफिट चला जाता है, क्योंकि मराठों की शक्ति कमजोर हो जाती है इस युद्ध के बाद। 10 साल लग जाते हैं उन्हें शक्ति वापस खड़ी करने में, वो हम मराठों में जिक्र करेंगे। तो इस तरह से अब्दाली का ये 5वां आक्रमण था 1761 पानीपत का थर्ड युद्ध। जब अब्दाली इस युद्ध को जीत करके जा रहा था तो रास्ते में उसे सिखों ने परेशान किया। तो अब्दाली ने 1765 में अपना जो छठा आक्रमण किया वो सिखों पर किया था, किंतु इसे सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद 1767 में अब्दाली ने अपना 7वां आक्रमण पुनः सिखों पर किया था, लेकिन यहां भी उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई। तो इस तरह से आपने आज हमने एक आक्रमणकारी देखा जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इससे पीछे की क्लास में हमने देखा था नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के हमने 7 आक्रमण देख लिए। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। 7 आक्रमणों का क्रम देखा। पहला 1748 पंजाब, दूसरा 1749 पंजाब, तीसरे में उस आक्रमण में उसने पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार, चौथा दिल्ली मथुरा आगरा पर, 5वें आक्रमण के लिए वो पानीपत का युद्ध लड़ता है, 6वां और 7वां वो सिखों पर करता है। तो इस तरह से उसके 7 आक्रमण अहमद शाह अब्दाली की, अगर प्रमुख उद्देश्य पूछा जाएगा तो धन की प्राप्ति करना था। और इसके बाद 16 अक्टूबर, जी हाँ, 16 अक्टूबर 1772 में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन वो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह जितना योग्य नहीं था। और 1826 में जो दुर्रानी साम्राज्य था अहमद शाह अब्दाली द्वारा स्टेबल किया गया था 1747 तो 1747 से लेकर के 1826 तक ये साम्राज्य चलता है। और इस समय अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा चुके होते हैं, भारत में उत्तर भारत तक पहुंच चुके होते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा अफगानिस्तान के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो अहमद शाह अब्दाली, उसके अभियान, उसके आक्रमण, पानीपत का तृतीय युद्ध को लेकर के थी। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको इस पार्ट में या सेलेक्शन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।